स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की भूगोल का जो चैप्टर नंबर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसके प्रश्नोत्तर हैं वो इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वो किस चीज का है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके दो सेक्शन है 1 और 2, उनके आपको आंसर्स बताने हैं। तो आपका फर्स्ट सेक्शन में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के डिप्लेशन मतलब ह्रास का वैलिड रीजन नहीं है। तो आपको यह बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन है वो तो वैलिड रीजन है, मतलब प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के वैलिड रीजन है, और एक ऑप्शन है वो इसका वैलिड रीजन नहीं है, वो आपको इसमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कृषि प्रसार। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कृषि के लिए भूमि का प्रसार किया जाएगा तो इससे क्या होगा? प्रकृति को नुकसान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक वैलिड रीजन है, और हमें क्या बताना है? नॉन वैलिड रीजन। सेकंड ऑप्शन है आपका वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बहुत बड़े स्तर पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे तो उससे क्या होगा? फॉरेस्ट को समाप्त किया जाता है। तो यह भी एक वैलिड रीजन है। पहले हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो यह भी एक वैलिड रीजन है। जबकि थर्ड ऑप्शन है पशुचारण व ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक नॉन वैलिड रीजन है, क्योंकि इससे आपके अदर 3 ऑप्शंस हैं उनके जितना नेचर को नुकसान नहीं होता है, जो लगभग नए के बराबर हम मान सकते हैं। बाकी 3 ऑप्शन है उनसे नेचर को नुकसान होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन थर्ड है पशुचारण व ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना, यह एक नॉन वैलिड रीजन है। नेक्स्ट है कि आपका इनमें से कौन सा संरक्षण मतलब कंजर्वेशन का जो तरीका मेथड है वो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। मतलब आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो कंजर्वेशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें कम्युनिटी मतलब जो समुदाय है उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, सेकंड ऑप्शन है चिपको आंदोलन, थर्ड ऑप्शन है बीज बचाओ आंदोलन। तो इन तीनों ऑप्शन में समुदायों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि लास्ट ऑप्शन है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसमें वन्य जीव पशु विहार का जो परिसीमन है, इसमें सारा जो कंजर्वेशन का जो मेथड्स हैं वो सरकार के अंडर में होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। कि निम्नलिखित प्राणियों या पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल कराइए। तो आपको एक तरफ दिए गए हैं जानवर और दूसरी तरफ दिए गए हैं अस्तित्व। तो आपको बताना है कि कौन सा जानवर का अस्तित्व किस प्रकार से है। फर्स्ट आपको दिया गया है काला हिरण। तो काला हिरण किस कैटेगरीज में है? संकटग्रस्त। सेकंड है एशियाई हाथी। एशियाई हाथी किस कैटेगरी में है? सुभेद्य। थर्ड है अंडमानी जंगली सुअर। तो ये किस कैटेगरीज में है? स्थानिक। फोर्थ है हिमालयन भूरा भालू। तो ये किस कैटेगरीज में है? दुर्लभ। नेक्स्ट है गुलाबी सिर वाली बत्तख। तो ये किस कैटेगरीज में है? लुप्त। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? काला हिरण। तो ये किस कैटेगरी में है? संकटग्रस्त। तो संकटग्रस्त कैटेगरीज कौन सी होती है? वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, अर्थात ये जातियां अभी लुप्त नहीं हुई है, परंतु जिन परिस्थितियों से इनकी जो संख्या जो कम हो रही है, अगर वही चलती रही तो इनके लुप्त होने का खतरा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आपका है एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी है वो किस कैटेगरीज में? सुभेद्य। सुभेद्य कौन सी जातियां होती हैं? वे जातियां जिनकी संख्या विषम परिस्थितियों के कारण घट रही है। यदि ऐसा ही होता रहा तो ये भी संकटग्रस्त जातियों में सम्मिलित हो जाएगी और अंत में इनका भी समापन हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्थानिक। अंडमान जंगली सुअर किस में है? स्थानिक। स्थानिक कौन सी जातियां होती है? ये एक विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां होती है, अर्थात ये ऐसी जातियां होती है जो किसी पर्टिकुलर स्थान पर पाई जाती है। अगला है हिमालयन भूरा भालू। तो ये किस कैटेगरीज में है? दुर्लभ। तो दुर्लभ जातियां कौन सी होती है? दुर्लभ जातियां वे होती है जिनकी संख्या है वो बहुत ही कम है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं किया जाएगा तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। नेक्स्ट आपका है गुलाबी सिर वाली बत्तख। तो ये किस कैटेगरीज में है? लुप्त कैटेगरीज में। तो लुप्त कैटेगरीज कौन सी होती है? वे जातियां जो स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश या महाद्वीप या पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। तो वे कौन सी जातियां कहलाती है? लुप्त जातियां कहलाती है।
अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को मेल कीजिए। तो आपके बुक में दिया गया है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इनको आपको मेल कराना है। मैंने इसमें आपको मेल कराकर ही आंसर है वो लिखा है। प्रथम है कि आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट। तो इसमें आपको रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बताना है। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब है कंप्लीटली इनको गवर्नमेंट द्वारा आरक्षित कर दिया गया है, मतलब कि इनमें किसी भी पर्सन की एंट्री है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है। इनको सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया है और यह कहा जाता है कि देश के जो आधे से जो अधिक क्षेत्र है वो आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य जीव के संरक्षण की बात करें तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन है वो भी माना जाता है। नेक्स्ट है आपका रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे देश में कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनको लगातार डिप्लेशन मतलब ह्रास या कमी हो रही है। सरकार ने क्या कर दिया है, प्रोटेक्टेड मतलब रक्षित कर दिया है कि इनमें अब कोई नहीं जा सकता। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा है वो रक्षित वन है और इन्हीं वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए क्या इनकी सुरक्षा है वो की जाती है। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, सरकार या व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य जो भी वन और बंजर भूमि है, मतलब ये इनको कोई कैटेगरी नहीं है, न तो ये आरक्षित वन है न रक्षित वन है। इनके अलावा जो भी वन है वो किस कैटेगरी में, अवर्गीकृत वन में सम्मिलित किए गए हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। तो आपको इनका उत्तर 30 शब्दों में देना है। जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता क्या होती है कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जो जंगली और पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पालतू जीव जंतु और पादप की विभिन्न प्रकार की जो कैटेगरीज है उनकी बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जो जीवधारी हैं वो एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम एक मात्र हिस्सा है और यह अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव की जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारक हैं। तो आपको यह बताना है कि कौन कौन सी जो मानव द्वारा जो क्रियाएं की जा रही है जिनको प्रकृति को नुकसान हो रहा है। तो बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था की मांग के फलस्वरूप वृहत वन क्षेत्रों की जो कटाई की जा रही है वो वन्य जीव के आवास के विनाश का कारण बनती है। नेक्स्ट है कि जंगली जानवरों का जो शिकार किया जाता है उससे क्या नुकसान होता है कि उनके चमड़ों और हाथी दांत और सींगों का अवैध व्यापार किया जाता है और इसके लिए उनको क्या किया जा रहा है, मारा जाता है, जो विभिन्न जातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय प्रदूषण, कारखानों से जो निकला कचरा, रसायन अपशिष्ट आदि जल को जहरीला बनाती है जो जानवरों की मौत का कारण होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है कि प्राय स्थानांतरित खेती के कारण कीमती वन और वन्य जीवन की समाप्ति से दावानल को भी प्रेरित किया है। क्या किया जाता है कि लोग है वो खेती करने के लिए जमीन बदलते रहते हैं और अन्य स्थानों पर जाते रहते हैं जिससे क्या हो रहा है, वनों को समाप्त किया जा रहा है। तो यह भी एक प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारक है। नेक्स्ट है बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना, तो इससे भी कुछ मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात को नुकसान होता है। वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, तो ये सभी महत्वपूर्ण मुख्य कारक हैं जिनसे प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में लिखिए। भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो जो वन है वो हमारे देश की कुछ जो प्रजातियां के आवास भी हैं। इन समुदायों का हमारे पर्यावरण के साथ जटिल रिश्ता भी है, जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल की जो जनजातियां हैं वो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है। इसी प्रकार से उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं वो शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती है।
इसी प्रकार राजस्थान के जो बिश्नोई गांव के जो आसपास है वहां काले हिरण, चिंकारा, नील गाय और मोरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सभी जातियां हैं वो इन सभी पेड़ पौधे और जो जानवर हैं उनका संरक्षण करती है। कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में भी जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। सरिस्का का जो बाघ रिजर्व में है वो राजस्थान के गांव के लोगों ने वहां क्या किया, वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां के जो खनन कार्य हैं उनको बंद करवाने के लिए भी काफी प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान का जो अलवर जिला है उसमें 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको भैरवदेव डाकव सेंचुरी भी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम और कानून है। इसी के साथ उन्होंने वहां पर शिकार भी वर्जित कर दिया है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि भारत में अलग अलग समुदाय के लोगों ने किस प्रकार से वनों और वन्य जीव के संरक्षण और रक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो भारत में जो वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। हिंदू धर्म में तो हनुमान की पूजा होती है जो प्राणी जात की महत्व को दर्शाता है। हमारे यहाँ कई ऐसी रस्में हैं जिनमें पीपल और आम के पेड़ों की भी पूजा की जाती है। इससे पता चलता है कि जो लोग हैं वो सदा से ही जो वृक्ष हैं उनको पवित्र मानते हैं। इसका यह भी मतलब है कि प्राचीन काल से ही लोग हैं जो हमारे जीवन के लिए पेड़ों के महत्व को समझते हैं। आदिवासी लोग तो क्या है कि जंगलों में पवित्र पेड़ों के झुरमुट को मानव गतिविधियों से अनछुआ भी रखते हैं। लोगों में अभी भी त्योहारों के अवसर पर पशुओं की पूजा की जाती है। ऐसी भी परंपरा है कि पशुओं के महत्व को मानने और समझने को भी दिखाती है। राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग हैं वो काले हिरण के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उनको बिश्नोई समाज वाले लोगों को कोई भी व्यक्ति अगर काले हिरण का शिकार करता हुआ दिखाई देता है तो उसको वो वहीं मारने की कोशिश करते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी दूर दराज के गांवों, खासकर जो वनों के निकट हैं, वहां वनों को स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षण मिलता है। इससे वन विभाग का काम है वो भी आसान हो जाता है। इन सभी से हम ये देख सकते हैं कि वन और वन्य जीव के संरक्षण में हमारे रीति रिवाज भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन्यवाद।